स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं जुलाई महीने के कुरुक्षेत्र मैगजीन के एनालिसिस वाले सेशन के अंदर में। जैसा कि आप सभी ने टॉपिक देख लिया होगा, टॉपिक का नाम क्या है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में खेती काफी ज्यादा होती है। 60 to 70% जो हमारी आबादी है वो खेती के ऊपर में यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर में ही क्या है, डिपेंडेंट है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि एग्रीकल्चर के अंदर में जो प्रैक्टिसेस हम यूज कर रहे हैं, जैसी जिस प्रकार की खेती कर रहे हैं, जो फसल उगा रहे हैं, कैसा इरिगेशन पैटर्न है, वो चीजें क्या हो, सस्टेनेबल हो। क्योंकि खेती के अंदर में रिसोर्सेज का यूज होता है, वाटर का भी यूज होता है, लैंड का भी यूज हो रहा है, आपके एफर्ट का भी यूज हो रहा है, तो वो सस्टेनेबल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल खेती में आप पानी यूज करते हो तो पानी वेस्ट ना हो। तो इसलिए हम बात इस लेक्चर में करेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले ये बहुत ही एक खास इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि आप सभी अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2024 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो ये बैच आपको ज्वाइन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपको एक गाइडेड अप्रोच में जो कुछ आपको चाहिए वो एक ही जगह पर मिल जाएगा। आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए जीएस मिल जाएगा, आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, अलग से कुछ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आपको सीसेट की क्लासेस मिल जाएंगी, अलग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आपकी तैयारी में आपको हेल्प करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप भी अवेलेबल है, हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल है, बुक अवेलेबल है। यानी कि आप इस बैच को ज्वाइन करिए 29,999 में, यानी कि मात्र 29,999 रुपये आप इसको ज्वाइन करिए PRT लाइव कोड यूज करके, और अपना एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसमें एनरोल करने के बाद में आपको और कोई चिंता नहीं करनी है, बस फॉलो करना है, रिविजन करनी है और अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। तो इसको ज्वाइन करिए। आज से इसकी क्लासेस शुरू हुई हैं, देर नहीं करिए, वरना फिर बाद में क्या होता है, फिर बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, फिर आप उसको कैसे करेंगे। तो आप इसको ज्वाइन करें, ठीक है। और इस सेशन की PDF आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर इस पर आपको PDF मिल जाएगी, सारी चीजें आपको वहां मिलती हैं। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले मिलेट्स बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है। मिलेट्स को हम क्यों कह रहे हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है? मैंने जैसा कि आपको भी बताया कि खेती के अंदर में पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। पानी हमेशा मिले ये भी चाहिए होता है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस मिले। तो कोई ऐसी फसल जो एरिड एरिया, जहां पर कम बारिश होती है, सेमी एरिड एरिया, वहां पर उगाई जा सके, कम समय में उगाई जा सके, लेकिन उसके अंदर में साथ में क्या है, उसके न्यूट्रिशियस बेनिफिट बहुत ज्यादा है, जो क्या है, हेल्थ के लिए लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक चीज समझिए, मिलेट्स आपकी सारी चीजों को क्या करता है, कैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ, मिलेट्स अल्टीमेटली क्या है, आपके लिए एक बहुत बड़ा न्यूट्रिशियस फूड है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, बजट के अंदर श्री अन्न बोला गया, ठीक है। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हम मना ही रहे। दूसरा, ये आपके एनवायरमेंट पर जो इंपैक्ट पड़ता है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर क्रॉप्स से, उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, पानी कम यूज करेगा, कम पानी वाली जगह पे भी उग जाएगा, कम समय में उग जाएगा। और फार्मर्स को भी क्या करता है, ये एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी देता है उनकी इनकम को डबल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई ऐसे एरिया में कोई किसान है जहां पर बारिश नहीं होती है, तो उनके पास में इनकम का सोर्स क्या रह जाएगा, तो वो मिलेट्स को उगा सकते हैं। तो मिलेट्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो मिलेट्स क्या है, अ टाइप ऑफ स्मॉल सीडेड ग्रास, जिनको हम न्यूट्री सीरियल्स भी बोलते हैं या फिर ड्राई लैंड सीरियल्स भी बोलते हैं। इतना न्यूट्रिशन है कि इसको श्री अन्न बोला जाता है। तो इनके पास में पोटेंशियल है न्यूट्रिशनल बैलेंस को इंप्रूव करने का, रिड्यूस करने का वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स के ऊपर में, जैसे राइस की कल्टीवेशन में आप कितना ज्यादा पानी यूज करते हैं। अब एक और चीज समझिए, आप सारा पानी अगर आज ही इस्तेमाल कर लेंगे तो कभी ना कभी जाके तो पानी की कमी होगी। और हमारा देश मेरे दोस्त 141 करोड़ लोगों का है, तो फूड सिक्योरिटी आने वाले समय तक भी बने रहे, सभी के लिए बनी रहे, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो मैंने आपको बताया ना, एनवायरमेंट, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन, इन तीनों को क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो अगर ये ओवरव्यू देखा जाए
कि भारत में मिलेट्स का कल्टीवेशन कहां कहां कैसे कैसे होता है। तो भारत जो है वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है मिलेट्स का। 19% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन एंड 20% ऑफ द वर्ल्ड्स मिलेट्स ग्रोइंग एरिया कहां पर है? भारत के अंदर में। ज्वार, बाजरा, रागी, ये सभी क्या है? भारत में उगाए जाते हैं। और इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, हमने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया है। और भारत में अगर देखा जाए तो टॉप 10 प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स हैं कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, आपका हरियाणा है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान आप देख सकते हैं वाटर इंटेंसिव, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। ये जो 10 स्टेट हमने देखे ये इंपॉर्टेंट है। ये 98% ऑफ मिलेट्स का प्रोडक्शन भारत के अंदर में करते हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 10 स्टेट्स के अंदर मिलेट्स का कितना ज्यादा प्रोडक्शन होता है। बाकी जो दूसरे स्टेट्स हैं गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है, वो अगर इन्हीं मतलब इन 10 में से इनको निकाल लिया जाए, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये 83% टोटल करते हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि मिलेट्स की जो खेती है वो अभी लिमिटेड स्टेट्स में ही क्या है देखने को मिलती है। यानी कि इसका जो प्रोडक्शन है उसको हम पैन इंडिया बढ़ा सकते हैं। पूरे भारत में अगर इसका प्रोडक्शन हम बढ़ा दें, यानी कि इसके हम न्यूट्रिशनल वैल्यूज को अगर क्या करें, प्रमोट करें, हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो क्रॉपिंग पैटर्न है बताएं लोगों को, किसानों को बताएं कि कितना अच्छा है, बेनिफिशियल है एनवायरमेंट के लिए, इससे आपको कितने सारे पैसे मिल सकते हैं, आपकी इनकम में क्या है एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकता है। तो क्या होगा, जो मिलेट्स की खेती है वो क्या होगी, इंक्रीज होनी शुरू होगी। तो न्यूट्रिशन वैल्यूज, फाइबर है, विटामिन है, एसेंशियल मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ग्लूटेन फ्री है, आप देख सकते हैं ना। इट इज एन ऑल्सो एन अट्रैक्टिव ग्लूटेन फ्री सब्स्टिट्यूट फॉर सीरियल्स, ठीक है। और ये क्या करता है, गुड सोर्स बना देता है। जो हर प्रकार के, हर एज के, आप यंग जनरेशन भी ले सकते हैं, जो चाइल्डहुड में वो भी ले सकते हैं, और ओल्ड एज जनरेशन भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। एनवायरमेंट सस्टेनेबल भी है। मिलेट्स वर्सटाइल क्रॉप है जो वैरायटी ऑफ कंडीशंस में उग सकते हैं। जहां पर सूखा पड़ता हो, ड्रॉट होता हो, वहां पर भी उग सकते हैं। वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स को टॉलरेट कर सकते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग पैटर्न में उगाया जा सकता है। उनको आप अलग अलग उनके साथ में उगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका सॉइल फर्टिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मिक्स्ड क्रॉपिंग पैटर्न। इरिगेशन, सिंचाई की कम जरूरत पड़ती है, लेस इरिगेशन चाहिए। किसके रेस्पेक्ट में, आप राइस और व्हीट के रेस्पेक्ट में देखें, जिससे क्या है फार्मर्स के लिए गुड चॉइस हो जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज भी क्या होंगे, लिमिटेड है। कुछ एरियाज के अंदर में नहीं है पानी, बारिश के ऊपर में हमेशा आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते, रेन पैटर्न भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसके अंदर में हेल्प करेगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि बारिश, कम बारिश वाली जगह भी हो जाएगा। ऐसा एरिया जहां पर टेरेन डिफिकल्ट है वहां पर भी उग जाएगा। हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है ही। तो आप देख सकते हैं क्रॉपिंग ड्यूरेशन इसकी कम है। अदर पैटर्न से देखें, अगर अदर क्रॉप्स को देखें तो क्या करेगा, आपको कम ड्यूरेशन में आपको क्रॉप दे देगा, जो फूड सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और फार्मर की इनकम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आप एक पॉइंट याद रखिएगा, जब भी कभी बात आए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, तो वहां पर जरूर मिलेट्स का जरूर जिक्र करना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके प्रोडक्शन को तो बढ़ाना है, साथ में कंजम्पशन को बढ़ाना, उसके लिए भी काम किया है। अब प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, किसानों में अवेयरनेस लेकर आइए, एमएसपी घोषित करिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम के अंदर में क्या किया, मिलेट्स को कवर किया, जिससे किसान को एक गारंटी मिली कि आप मिलेट्स उगाइए, आपके मिलेट्स को गारंटीड क्या है, गवर्नमेंट परचेस करेगी, ठीक है। साथ में इसका कंजम्पशन कैसे इंक्रीज हो, आप पीडीएस सिस्टम के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू क्या कर रहे हो, लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। और पिछले 1 साल से तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार इसके प्रमोशन कर रही है, इवेंट्स कर रही है। आपने देखा, मैंने आपको बताया ना, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जिससे कंजम्पशन इंक्रीज हो। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के अंदर में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट में भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, आपका कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक चीज भी याद रखिएगा कि ऐसा भी नहीं है कि आप प्रोडक्शन तो बढ़ाते जाए लेकिन कंज्यूम कोई नहीं करेगा तो क्या होगा। तो प्रोडक्शन के साथ साथ में कंजम्पशन भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च,
ये स्टैब्लिश किया जाएगा कहां पर? हैदराबाद में बजट में अनाउंस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च विल बी स्टैब्लिश्ड इन हैदराबाद, जो रिसर्च करेगा प्रैक्टिसेस के ऊपर। अवेयरनेस कैंपेन लगाना, ईट राइट कैंपेन, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इवन अलग अलग जगह पे मेला लग रहा था, वहां पर भी क्या किया जाए, इवन अगर आप रेलवे में देखेंगे तो भी क्या मिलेट से बनी हुई चीजें कंज्यूमर को देना, क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, ये चीजें बताना, ये सब कुछ इससे रिलेटेड है। तो कंक्लूजन क्या है कि मिलेट से आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, आपका क्या नाम है अगर कंजम्पशन करते हैं न्यूट्रिशन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन करते हैं तो क्या होगा, आपके एनवायरमेंट के ऊपर में जो इंपैक्ट पड़ता है उसके अंदर में रिडक्शन आएगा, और फार्मर की इनकम को तो ये बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो सस्टेनेबल के लिए ये हो गया। दूसरा क्या, टेक्नोलॉजीज का यूज करना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अगर आपको बनाना है तो क्या क्या टेक्नोलॉजीज? फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, मैंने आपको कई बार बताया कि खेती हमारे देश की इकोनॉमी की बैकबोन है, जहां पर आप देखिए 42% इंडियन पॉपुलेशन यहां पर क्या कर रही है, काम कर रही है। ये तो काम कर रहे हैं, और आप सोचिए 42% काम कर रहे हैं तो इसके ऊपर में कितने लोग डिपेंडेंट होंगे। तो जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस थी वो कई बार ऐसा लगता था रिसोर्सेज का वेस्टेज ज्यादा होता था, और उनका इंपैक्ट आपके ह्यूमन की हेल्थ पर भी और एनवायरमेंट के ऊपर भी कई बार नेगेटिव ही पड़ता था। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर में जहां पर आप सॉइल को, एनवायरमेंट को, इन दोनों की लॉन्ग टर्म हेल्थ को ध्यान रखते हो कि भाई आज ही नहीं उगा लेना है सब कुछ, लॉन्ग टर्म में ये जो सॉइल है फर्टाइल रहे, ऐसी प्रैक्टिसेस को अपनाना, इसको क्या बोला जाता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोला जाता है। जो लॉन्ग टर्म में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भारत में वायबल रहे उसको क्या किया जाए, ध्यान में रखें। तो कौन कौन से टेक्नोलॉजी, जैसे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज कम हो, उसके लिए वाटर मैनेजमेंट को कैसे हेल्प किया जाए, इंक्रीज हो यील्ड के अंदर में, जैसे आप देखिए स्प्रे ऐसे किया जा सकता है। आप क्या कर सकते हैं, जो सिंचाई है उसके अंदर में ड्रॉप टू ड्रॉप आप सिंचाई कर सकते हैं। आप सर्वे कर सकते हैं, ड्रोन्स के थ्रू सर्वे करा जा सकता है। टेक्नोलॉजी का यूज आप वेयर हाउस बनाने में भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों के अंदर में आप सेंसर्स का यूज कर सकते हो, डाटा का एनालिटिक्स कर सकते हो, जिससे आप क्रॉप परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। आप देखें एग्रो फॉरेस्ट्री की जा सकती है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, जहां पर लैंड को इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के साथ में, जहां पर ट्रीज, श्रब्स और क्रॉप्स देखिए ऐसे उगाया जाए। तो नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है जिससे आपकी फार्मिंग सस्टेनेबल हो और प्रोडक्टिव हो। वर्टिकल फार्मिंग भी करी जा सकती है, जहां पर कंट्रोल कंडीशन में वर्टिकल, जहां पर एरिया कम है, क्योंकि देखिए लैंड की जो नीड है वो और भी चीजों में होती जा रही है। तो एग्रीकल्चरल लैंड धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। तो वहां पर ये वर्टिकल फार्मिंग क्या करेगा, हेल्प करेगा। हाइड्रोपोनिक्स ये भी बहुत अच्छा है, जहां पर आप प्लांट्स को उगाओगे, कहां पर, सॉइल के बिना, पानी के अंदर में, न्यूट्रिएंट रिच पानी में अगर आप विदाउट सॉइल अगर प्लांट्स को उगाते हो, उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोपोनिक्स बोलेंगे। ठीक है, जिससे हमें क्या मिलेगा, पूरे साल हमें क्या क्रॉप मिल सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना, जैसे अभी आप देखेंगे कई जगह पर क्या उगाया जाता है, मतलब क्या ना, पानी सिंचाई करने के लिए पंप चलाए जाते हैं। पंप को चलाने के लिए क्या किया जाता है, हम फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो उनकी जगह हम सोलर पावर प्लांट्स इनका यूज कर सकते हैं, सोलर पावर्ड जो पंप है उनका यूज कर सकते हैं। रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, इन सब का यूज किया जाए जिससे कॉस्ट कम हो, क्रॉप की यील्ड इंक्रीज हो। ठीक है, लेकिन ऐसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हमने बड़ी कह ली, यूज क्यों नहीं हो रही भाई? आखिर यूज इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास में ना उस प्रकार की अवेयरनेस नहीं है। हम जो मेन किसान है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। अब किसान तक नहीं पहुंच पा रहे तो क्या दिक्कत हो रही है, किसान थोड़ा सा कॉशियस है कि नहीं नहीं ये वाली प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी है, ये वाली क्या है, इससे हमें नुकसान होगा। प्लस में अब नई नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए फाइनेंस की भी तो जरूरत है, पैसे की भी जरूरत है। तो वहां पर इन्वेस्टमेंट, वहां पर पैसा वो क्या है, लिमिटेड है। तो ये गैप आ जाते हैं जिसके कारण में अडेप्शन नहीं हो पाता। लिमिटेड रिसर्च और डेवलपमेंट है, टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, रूरल में रोड की जो कनेक्टिविटी है। अब हम बात करते हैं कि रोड की कनेक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि रूरल एरिया में हम क्या स्टोरेज कैपेसिटीज बनाएंगे। ये चीजें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। लो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर के अंदर में। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ पर ये है कि जितनी ज्यादा खेती, जितने बड़े एरिया में लैंड पर जितना ज्यादा पॉपुलेशन इसमें है, उतना आउटपुट नहीं आता।
तो इसको बोलते हैं लो प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। एक बहुत बड़ी एक और समस्या, धीरे धीरे परिवार न्यूक्लियर होते जा रहे हैं, बंटवारा होता जा रहा है। बंटवारा होने के कारण में जो लैंड साइज है ना वो भी फ्रेगमेंटेड होते जा रहे हैं। अब ये चीज नेचुरल, आप जानते हैं कि एक जगह पर एक साथ सारी चीजें करना वो क्या करता है, आपके जो स्केल है उसको बढ़ा देता है, प्रोडक्शन का स्केल। और जितना फ्रेगमेंटेड होगा यानी कि रिसोर्सेज ज्यादा वेस्ट होंगे बट आउटपुट उतना नहीं आएगा। तीसरा अगर आप देखिए, लैक ऑफ मार्केट एक्सेस। फार्मर्स को ये एक बहुत बड़ा चैलेंज ये मिलता है कि उनको जो मार्केट है, सफिशिएंट मार्केट उनको एक्सेस नहीं मिल पाता है। क्लाइमेट चेंज, अब भाई पहले बारिश पे डिपेंडेंट थे, नहीं हो रही बारिश, जिस समय होनी चाहिए उस समय नहीं हो रही। बारिश हो रही है तो इतनी हो रही है कि वो दिक्कत करे, क्लाइमेट चेंज। इवन बारिश कई जगह पे हो ही नहीं रही है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट जिनको हम क्या बोल रहे हैं, हीट वेव चल रही है। नॉर्थ वेस्ट में आपने पिछले साल देखा होगा, जहां पर क्या हो, गेहूं की खेती फसल खराब हो गई थी। तो वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है, रेनफॉल हो रही है, नहीं हो रही, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली क्रॉप की प्रोडक्टिविटी के ऊपर में इंपैक्ट कर रहे हो। क्रॉप की प्रोडक्टिविटी के ऊपर में जितना इंपैक्ट होगा, फार्मर्स उतने ज्यादा वल्नरेबल होंगे भाई, क्योंकि वो तो खेती कर रहे हैं, वो तो अपना जीवन व्यापन उसी के ऊपर में छोड़ रखा है उन्होंने, समझ रहे आप। तो ये क्या करेगा, उनको भी इंपैक्ट करेगा। तो कंक्लूजन क्या है, फार्मर सस्टेनेबल फार्मिंग को अपना सकता है, एनवायरमेंट को आगे बढ़ा सकता है, सोशियो और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की तरफ आगे जा सकता है, बशर्ते हम उनको अवेयर करें, उन तक टेक्नोलॉजीज को लेकर जाएं, और जो चैलेंजेस हैं, जो गैप है, उनको क्या करें, फिल करें। तो फिर क्या है, हमने दो चीजें देखी, एक मिलेट्स, दूसरा टेक्नोलॉजीज का यूज। तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए, क्लाइमेट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। खेती करनी है लेकिन क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्या हम ऐसी फसल उगा सकते हैं जो ड्राई लैंड पे उग सके? क्या हम ऐसी फसलों को उगा सकते हैं, उनको प्राइमेसी दे सकते हैं, जो जहां पर पानी ज्यादा है वहां पर उग सके, वाटर थोड़ी सी रेजिस्टेंट हो? मतलब समझ रहे हो? तो क्लाइमेट के हिसाब से, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, साथ में दोनों चीजें हैं। अब इसके साथ में आपको क्या चाहिए, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन तो चाहिए। तो वो कैसे किया जाए, इसलिए आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर में एनवायरमेंटल कंसर्न्स को ध्यान में रखकर आपको खेती अब करनी पड़ेगी। अब आप रातों रात टेम्परेचर तो नहीं चेंज कर सकते, रातों रात आप ये नहीं कह सकते कि भाई साहब बारिश आएगी। तो क्या हम फ्यूचर के अकॉर्डिंग अपने जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको चेंज कर सकते हैं? फूड प्रोडक्शन को अगर देखा जाए, उसको बढ़ाना पड़ेगा। ग्लोबल लेवल पर अगर आपको फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना है तो फूड प्रोडक्शन को तो बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, लैंड की होल्डिंग्स कम हो रही हैं, प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। आप ये देखिए, 70% आपको फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए। लेकिन जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहे हैं, और अगर आप देखेंगे, इंक्रीजिंग जो टेम्परेचर है वो आपके क्रॉप के जो यील्ड है उसको डिक्रीज कर देगा। आप देखिए, मेज का देखिए, वीट का देखिए, राइस का देखिए, सोयाबीन्स का देखिए। वर्ल्ड के लिए ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और ये डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा हमारी फूड सिक्योरिटी के ऊपर में, बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा। क्लाइमेट चेंज, एनुअल एग्रीकल्चर का अगर लॉस देखा जाए तो यूएस डॉलर में अगर देखा जाए तो 9 to 10 बिलियन डॉलर का क्या होता है, नुकसान होता है, और आने वाले समय में और भी रिडक्शन होगा ही होगा। तो ग्रीन हाउस गैसेज इंपैक्ट कर रही हैं हमारे एग्रीकल्चर को भी, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को भी, प्रोडक्टिविटी को भी। तो हमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ जाना चाहिए, जहां पर आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, जहां पर आप क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज को भी आप देख रहे हैं, आप अडेप्ट कर रहे हैं नई उसके हिसाब से, आप नई टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, नए मेथड्स को यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, CSA क्या है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही तो आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा। एनहांस रिसाइलियंस, आप वेस्टेज कम हो, आप सस्टेन कर पाए, और एमिशन कैसे कम हो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से अगर कुछ भी एमिशन होता है तो उसको भी क्या किया जाए, कम किया जाए। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को प्रायोरिटाइज करना, क्योंकि वाटर स्कार्सिटी लगातार बढ़ती जा रही है, ये FAO के द्वारा रिकमेंडेड है। सॉइल को प्रोटेक्ट करना है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के थ्रू, प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना है, एमिशन को कम करना है, प्रिसीजन फार्मिंग करनी है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बहुत क्रूशियल है इस समय पर फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, एनवायरमेंटल कंसर्न्स को ध्यान में रखने के लिए,
और प्रोडक्शन साइकिल को लगातार बनाए रखने के लिए। इसलिए भारत की सरकार को जरूरत है, और ये कहा भी जा सकता है कि उन्होंने इवेलुएट कर लिया है कि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर में पड़ रहा है, इसलिए जरूरत है इंटरवीन करने की, फार्मर्स को अवेयर करने की, जैसे फर्टिलाइजर पॉलिसीज के ऊपर में ध्यान देने की, एग्रीकल्चर के अंदर में कोई जो एमएसपी पॉलिसी है, सब्सिडीज है, क्या हम उनके अंदर में कुछ ट्वीक कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, जो क्या करे सस्टेनेबल जो क्रॉप्स है उनकी खेती को और बढ़ाए, मार्केट का एक्सेस बढ़ाए, एक्सपोर्ट को बढ़ाए। ये सारी चीजों के ऊपर में ध्यान किया जा सकता है। अब खेती का जिक्र हो और महिलाओं का जिक्र ना हो तो कैसे हो सकता है? तो महिलाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के अंदर में। खेती को सस्टेनेबल जब ही आप बना पाएंगे जब महिलाएं अवेयर होंगी, महिलाओं का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा। हम क्या बोलते हैं जब हम जल जीवन की बात करते हैं, वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो हम बार बार कहते हैं कि वुमेन का रोल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में अगर आप देखिए वर्कफोर्स 45.6% अगर काम करता है, वर्कफोर्स पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे देश के जितने भी लोग काम करना चाहते हैं या अनएम्प्लॉयड हैं और वो काम करना चाहते हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उस वर्कफोर्स का 45.6% वर्कफोर्स क्या है इसके अंदर में काम करता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। और जीडीपी के अंदर में ग्रॉस वैल्यू जीवीए के अंदर में अगर देखा जाए तो 17.32% यहां से आता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस हमें समझ में आती है, और इसके अंदर में हमें एक और इंपॉर्टेंट रोल समझना पड़ेगा विमेन का। एग्रीकल्चर के अंदर में हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन विमेन का जो कंट्रीब्यूशन है, आपको सोचिए जीडीपी के अंदर में, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर में, वो कितना इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के थ्रू, बहुत क्रूशियल है। अगर विमेन के रोल को हम और ज्यादा इंप्रूव कर ले, एक्टिव कर ले, अवेयर कर ले, तो एग्रीकल्चर के अंदर में जो प्रोडक्टिविटी है वो तो 0.5% इंक्रीज हो सकती है। यील्ड जो है 20 से 30% क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, सिर्फ विमेन के कंट्रीब्यूशन से। तो यह क्या है, विमेन का जो रोल है उसको हमें सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। पेड वर्कर, अनपेड वर्कर, मैनेजर्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन, इन सब के अंदर में क्या है विमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। विमेन लैंड और वाटर का मैनेजमेंट कैसे होगा, पानी के साथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर रोल अगर देखा जाए तो महिलाओं का, जहां पर पानी को कलेक्ट करना, फायरवुड को कलेक्ट करना, पाउडर, ये सारी चीजें क्या है एसेंशियल है एग्रीकल्चर के लिए। तो वहां पर विमेन का रोल क्या है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए विमेन डेयरी प्रोडक्शन, वेजिटेबल कल्टीवेशन, फिश का प्रोडक्शन, फिश का प्रोसेशन, डेयरी प्रोडक्शन, इन सब के अंदर में किसका रोल आ जाता है, विमेन का रोल आ जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कई सारे परिवारों के अंदर में, किसान परिवारों में, महिलाओं का रोल, जैसे चारा काटना, चारा देना, चारा डालना, गाय बांधना, ये सब चीजों में क्या है महिलाओं का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन कुछ परेशानियां फेस की जाती है, जैसे स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि महिलाओं के उस प्रकार की स्किल अवेलेबल नहीं है। तो लो स्किल्ड होने के कारण में उस प्रकार का जो एफिशिएंसी महिलाओं के काम से आ सकती है वो चीज नहीं आती है। मोनोटोनस फार्म एक्टिविटीज में लगे रहते हैं बस। दूसरा अगर देखा जाए मशीन्स का यूज हो गया, और मशीन्स के यूज होने के कारण में विमेन कि जो पार्टिसिपेशन है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में उसको भी थ्रेट है, ये भी एक पोटेंशियल थ्रेट है। लैंड ओनरशिप एंड रिकॉर्ड, अगर आप देखेंगे महिलाओं के पास में सिर्फ 13.9% ऑपरेशनल होल्डिंग है, तो जेंडर डिस्पैरिटी नजर आती है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 अलाउ करता है डॉटर्स को भी इक्वल राइट्स, बट ये प्रैक्टिकल होते हुए एग्रीकल्चरल लैंड में हमें नजर नहीं आता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस है मेरे दोस्त जो फेस किए जाते हैं किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा। एसेट नहीं है, एसेट नहीं है तो क्रेडिट फैसिलिटी जल्दी नहीं मिल पाती महिलाओं को एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में। अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में फॉर एग्जांपल अगर आपको खेती करनी है तो वहां पर शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी चाहिए होता है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट भी चाहिए होता है, इक्विपमेंट्स लेने होते हैं, नई प्रैक्टिसेस करनी है, तो वहां पर क्या है क्रेडिट नहीं होता, तो महिलाओं को ये भी करना पड़ता है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेजिटेट करते हैं महिलाओं को लोन देने से, उनके प्रति क्या है स्ट्रिक्ट नॉर्म्स रखते हैं, कहते हैं लिमिटेड बोरोइंग एक्सपीरियंस है, आगे नहीं चुका पाए, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप उसमें भी क्या करता है एक कॉन्स्ट्रेंट के रूप में काम करता है। ये सारी चीजें हैं, ठीक। मार्केट का एक्सेस भी नहीं है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना, मार्केट प्लेसेस की अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं अवेलेबल होना, तो ये चीजें नजर आती हैं। ये चैलेंजेस फेस किए जाते हैं रूरल वुमेन के द्वारा एग्रीकल्चर के अंदर में। तो ये चीजें हमें करनी पड़ेगी। हमें जो क्रेडिट एंटरप्रेन्योरशिप है, क्रेडिट है, जो डिफरेंट सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप जो अपॉर्चुनिटीज हैं,
उनको हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हांस करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले, उससे पहले हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि हाँ, महिलाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर में, और ये परेशानियां हैं। आप फूड प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनको बनाइए, उनको बढ़ावा दीजिए, उनको क्या नाम है, आप गवर्नमेंट एंटिटीज जो गवर्नमेंट क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस है उनको मैंडेटरी कर सकते हैं कि इतने सर्टेन विमेन को क्या देना, आपको क्रेडिट फैसिलिटी देनी ही देनी है। ठीक है, आप जो महिलाएं हैं उनको क्या कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, ये सब चीजें कर सकते हैं। आप इंसेंटिवाइज कर सकते हैं विमेन के प्रति लैंड होल्डिंग्स होना, ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ये वे फॉरवर्ड होगा। नेक्स्ट है पेविंग द वे फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। तो एग्रीकल्चर एक वाइटल कंपोनेंट है भारत की इकोनॉमी का। अब अगर आपको ग्रोथ करनी है, कहते हो कि भाई साहब भारत की ग्रोथ होनी चाहिए, हर एक पर्सन की पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ होनी चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड में ग्रोथ होना चाहिए, तो एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर में भी ग्रोथ होना चाहिए। एग्रीकल्चर का अगर कंट्रीब्यूशन देखा है जीडीपी में 64.64 था 1951, और अभी 17.92 है 2021-22 में देखा जाए। एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है अगर आप ग्लोबल एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो। अब एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होने के कारण में क्या होगा, वही फूड सिक्योरिटी वाला एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, ये सारी चीजें भी तो होंगी। इन सब चीजों के ऊपर में भी क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर अगर प्रोडक्शन देखें वो भी चेंज हो रहा है। अब जो है हम नीड के हिसाब से प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, हम क्या है, कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे कॉटन, जूट, टी, रबर, शुगर केन, ऑयल सीड्स, इनका प्रोडक्शन। कमर्शियल क्रॉप्स में अगर देखा जाए पोटैटोज, वहां पर एनुअल इनकम उनकी कितनी ज्यादा हो रही है, एनुअल उनका प्रोडक्शन कितना ज्यादा हो रहा है। हॉर्टिकल्चर में अगर देखें पास्ट 2 डिकेड्स के अंदर में सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि यहां से हम बहुत सारी चीजें क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, खासतौर पर गल्फ कंट्रीज के अंदर में। हॉर्टिकल्चर जो है प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। तो ये भी आप देख सकते हैं 2012-13 के बाद में लगातार क्या है, फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है उसको भी क्या है, सरप्लस में कर देता है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर हो चुका है फ्रूट्स, वेजिटेबल का। किसके बाद में? चाइना के बाद में खाली, यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन। अगर देखा जाए टॉप पोजीशन है हमारी किसके अंदर में, कंजम्पशन और एक्सपोर्टेशन के अंदर में, स्पाइस के अंदर में भी। ठीक है, सारी चीजें हो रही हैं। अगर लाइव स्टॉक के अंदर में देखा, ये देखिए एग्रीकल्चर की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तभी तो सबकी ग्रोथ हो पाएगी, सस्टेनेबल ग्रोथ हो पाएगी, प्रोस्पेरिटी आ पाएगी। अब हमने फसलों की देखा, फसलों में कितनी ग्रोथ हो रही है, क्या हो रही है। तो ऐसे लाइव स्टॉक भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे फार्मर की इनकम और फार्मर इंडियन एग्रीकल्चर को अगर आप आसानी बिल्कुल सरलता से देखें तो उसके अंदर में एग्रीकल्चर के अंदर में इसका आपका लाइव स्टॉक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि एक साइकिल है, जो वेस्ट है वो यूज हो सकता है एज ए फर्टिलाइजर, एज ए मैन्योर, खाद के रूप में यूज हो सकता है। और जो वहां से वेस्ट है वो क्या है, आपको फीड करने के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको, क्या नाम है, लाइव स्टॉक को, जानवर को। लेकिन अगर मान के चलिए आप पशुपालन नहीं करेंगे तो उस साइकिल का इंबैलेंस होता है। तो ये भी एक रीजन है कि आप जो केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ये भी एक रीजन है। तो लाइव स्टॉक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं 30% ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विसेज के आउटपुट के अंदर में। भारत जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है पास्ट 2 डिकेड से। पोल्ट्री सेक्टर को अगर देखा जाए, रिमार्केबल ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। एग प्रोडक्शन, उसके अंदर में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो हमें नजर आ रहा है कि जो अलाइड सेक्टर हैं, जो दूसरे सेक्टर है, उनके अंदर में भी क्या है, ग्रोथ हो रही है। तो इनके ऊपर में हमें फोकस करना चाहिए, तभी एग्रीकल्चर जो है और आगे बढ़ेगा। एग्रीकल्चर आगे बढ़ेगा तो ये क्या है, जो वर्कफोर्स इसके साथ पे एसोसिएटेड है उनकी लाइफ में भी क्या है, एक्स्ट्रा एज पॉजिटिव चीजें हमें देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर फिशरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई, जिसके तहत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाएगा फिशरी सेक्टर का। और अगर आप देखेंगे भारत का जो एक्सपोर्ट है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, जैसे राइस हो गया, पल्सेस हो गया, फ्रूट्स, शुगर, मोलासेस, फिश मीट, रॉ कॉटन, ये सब चीजें हो रही है। अब एक और चीज, आपको अगर एक्सपोर्ट और बढ़ाना है, देखिए फार्मर को नई मार्केट चाहिए ना, और अगर मार्केट चाहिए तो आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना है मेरे दोस्त, तो बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोसेसिंग के ऊपर में ध्यान देना, पैकेजिंग के ऊपर में ध्यान देना।
तो इसके लिए नए नए स्टोरेज सेंटर हमें बनाने पड़ेंगे, है ना। भारत को अगर देखा जाए, भारत की 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हम निकल कर आए हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर में ग्लोबली अगर देखा जाए, लेकिन इसको और इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, हम एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, हम चाइना में करते हैं, बांग्लादेश में करते हैं, इंडोनेशिया में करते हैं, पाकिस्तान में करते थे, नेपाल, जापान, ईरान, मलेशिया, नीदरलैंड, यूएई। तो एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे हिस्सा है, हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है। और मैं फिर बार बार कहता हूँ, जो ग्रामीण यानी कि रूरल इकोनॉमी को देखें तो वहाँ पर एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप अगर हमारे देश के वर्कफोर्स को देखें तो एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। अगर आप महिलाओं यानी कि विमेन का पार्टिसिपेशन देखेंगे तो उनका एग्रीकल्चर में क्या है, पार्टिसिपेशन है। तो एग्रीकल्चर के अंदर में प्रोडक्शन भी इंक्रीज होना चाहिए, एक्सपोर्ट भी इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और सस्टेनेबल भी होना चाहिए। तो एग्रीकल्चर लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, वहां पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत है, अडॉप्शन की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, क्रेडिट फैसिलिटी की जरूरत है, अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट की जरूरत है। ये सब चीजें हैं जिसके कारण में क्या होगा, एग्रीकल्चर जब बूम करेगा तो जो एम्प्लॉयमेंट यहां पर हो रहा है उनका भी पर कैपिटा इनकम, उनकी भी क्या होगी, ग्रोथ होगी। ये मेजर्स क्या करेंगे, एनहांस करेंगे प्रोडक्टिविटी को, और प्रोडक्टिविटी क्या एनहांस करेगी, लाइवलीहुड को, और लाइवलीहुड क्या एनहांस करेगा, आपका फूड सिक्योरिटी को। तो ये सारी चीजें इससे रिलेटेड हैं। अब एक और बात आती है ड्राई लैंड फार्मिंग। मैंने आपको बताया कि भाई बारिश नहीं हो रही है तो आप रातों रात बारिश नहीं करा सकते, तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, उसका कोई ऑल्टरनेटिव तो लाया जा सकता है। तो एक ड्राई लैंड फार्मिंग हो सकती है। ड्राई लैंड फार्मिंग हो सकती है लेकिन अपने आप में चैलेंजिंग है, जहां पर लोकल क्लाइमेट का पैटर्न आपको समझना पड़ेगा, सॉइल की क्या कंडीशन है उसको समझना पड़ेगा, और उसके हिसाब से कौन से सूटेबल क्रॉप्स हैं यहां पर उगाई जा सकती है। पहले मैं आपको ड्राई लैंड बता दूं, ड्राई फार्मिंग क्या होती है। वो ऐसी जगह पर की जाती है जहां पर जो एनुअल रेनफॉल है वो बिल्कुल 750 मिलीमीटर से भी कम हो जाए, और वहां पर जो क्रॉप का ग्रोइंग पैटर्न है सिर्फ 200 दिन का हो पूरे साल के अंदर। ड्राई लैंड फार्मिंग क्या है, जहां पर 750 मिलीमीटर से 1150 मिलीमीटर के बीच में रेंज में बारिश होती हो, सेमी एरिड एरिया वहां पर होती है। और जो रेन फेड फार्मिंग यानी कि बारिश होती है, तो क्रॉप कल्टीवेशन विदाउट इरिगेशन इन एरिया रिसीविंग रेनफॉल, यानी कि ये क्या होता है, बारिश के थ्रू इनको इरिगेशन पूरा मिलता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें। तो अगर ड्राई लैंड फार्मिंग आपको करनी है तो एक इनोवेशन हो सकती है सस्टेनेबल फार्मिंग के अंदर में। तो इस आर्टिकल के अंदर में एक्सप्लोर कर रहा है कि ड्राई लैंड फार्मिंग भारत में कैसे की जा सकती है, क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट है और कैसे ये पोटेंशियल सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी की तरफ में है। ठीक है, तो इसकी बात की जा रही है। तो ड्राई लैंड क्रॉप्स कौन कौन से, मिलेट्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, पल्सेस हैं, मेज हैं, सीरियल्स हैं, कॉटन है, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्रॉप हैं जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के अंदर में आती हैं। मिलेट्स ऑलरेडी हमने इसके ऊपर बहुत डिटेल में देखा, जो ड्रॉट रेजिस्टेंट हैं, सूखा अगर पड़ जाए तो वहां पर भी उग सकते हैं, इको फ्रेंडली क्रॉप्स हैं। ऑयल सीड और पल्सेस को अगर देखा जाए तो ये रेन फेड रीजन में आपको देखने को मिलेगा, जो वेजिटेबल ऑयल और सॉइल हेल्थ के अंदर में क्या है, हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो कई सारी स्कीम शुरू की गई हैं, जहाँ क्या है कि ऐसे एरियाज में जहाँ पे पानी कम है, जहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पर क्या किया जाएगा, अलग अलग क्या है उनको प्रोडक्शन किया जाएगा, जैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप, सॉइल हेल्थ कार्ड, परंपरागत कृषि योजना, ये सारी की सारी चीज़ें की गई है जिससे आप ड्राई लैंड के अंदर में खेती को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट आर्टिकल था ये वाला, क्रिस्प आर्टिकल है, ज़्यादा इसमें आपको इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। तो इम्पॉर्टेंस यही है क्योंकि क्या है, एग्रो क्लाइमेट जो जोन्स हैं भारत के वो अलग अलग तरीके से आप देखेंगे, तो वन साइज फिट फॉर ऑल ये चीज़ हम नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट पैटर्न आपको अपनाना पड़ेगा, डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न को भी आपको अपनाना पड़ेगा। साथ में ये आपके क्लाइमेट चेंज को भी क्या करता है, एड्रेस करता है। क्लाइमेट चेंज के साथ में ये इंश्योर करता है कि फूड सिक्योरिटी भी बनी रहे। ठीक है, रेनफॉल डिपेंडेंसी। अब आपको पता है कि हम सबसे ज़्यादा हमारे देश में क्या है, हम बारिश के ऊपर में डिपेंडेंट रहते हैं। ड्राई लैंड वाला जो एरिया है वहाँ पर पुअर और डिग्रेडेड सॉइल मिलती है, वाटर होल्डिंग नहीं है, कम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पे अगर ड्राई लैंड एरिया है तो वहाँ पर सूखा आने के भी चांसेस रहेंगे, लगातार ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है वहाँ पर, डिक्रीज हो रहा है। अगर आप देखेंगे स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, यानी कि वहाँ पर वही
जो जमीन का टुकड़ा है छोटा छोटा बढ़ते जा रहे हैं, बहुत कम लोगों के पास में है, ठीक है। तो ड्राई लैंड में फार्मिंग को कैसे आगे बढ़ाया जाए? इंटीग्रेटेड फार्मिंग की जा सकती है, जहां पर आप मल्टीपल क्रॉप्स को एक ही फील्ड में उगा सकते हैं, इसको बोलेंगे इंटीग्रेटेड फार्मिंग, जो क्या करेगा, हेल्प करेगा न्यूट्रिएंट्स को सफिशिएंट तरीके से। क्रॉप सिलेक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जहां पर बहुत तगड़ी बारिश हो रही है वो वाली क्रॉप को आप अपने एरिया में भी उगाएं। तो इसीलिए लोकल क्लाइमेट की समझ होना, लोकल सॉइल की समझ होना, ये भी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जहां पर ड्रिप इरिगेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, इन सबको आपको देखना पड़ेगा। सॉइल को कंजर्व भी करना पड़ेगा, इरोजन को रोकना पड़ेगा, आपको मॉइस्चर को कैसे क्या करना है, कंट्रोल करना है, इसके ऊपर में भी बात करनी पड़ेगी, इसके ऊपर ही काम करना पड़ेगा। तो ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब आप ये देखिए कि किसानी के अंदर में, खेती के अंदर में, अगर मान लीजिए हम क्या करें, वहां पर हम क्या नाम है, केमिकल्स का यूज करते रहे, फर्टिलाइजर का यूज करते रहे, तो ये क्या करता है, हेल्थ के ऊपर भी इंपैक्ट करता है, प्लस में ये आपके क्या है, आपके ह्यूमन की तो हेल्थ पे पड़ी कर ही रहा है इंपैक्ट, प्लस में सॉइल की हेल्थ के ऊपर में भी इंपैक्ट करता है। जैसे आप देखिए, अगर फर्टिलाइजर आप यूज कर रहे हैं, वो रन ऑफ होके कहाँ जाएगा, पानी में जाके मिल जाएगा, फिर आप उस पानी को अगर कंज्यूम करते हैं तो भी क्या करेगा, आपकी हेल्थ पे भी इंपैक्ट करता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ में हमें आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि हमें ऐसी फार्मिंग करनी चाहिए जिसके अंदर में हम फर्टिलाइजर्स का बिल्कुल ना के बराबर क्या करें, यूज करें, ठीक है। तो इसको क्लाइमेट फ्रेंडली प्रैक्टिस भी बोला जाता है, जहां पर आप सिंथेटिक केमिकल इन सब का यूज कम करें। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए तो नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कैसे डिफाइन करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग को। ऑर्गेनिक कल्चर एक ऐसा सिस्टम जहां पर आप क्या करते हैं, जो आर्टिफिशियल, जो ऑफ फार्म केमिकल्स हैं या इनपुट हैं, उनका यूज नहीं करते, पेस्टिसाइड का यूज नहीं करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोला जाता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या बेनिफिट, पहली बात तो आपकी कॉस्ट कम होगी ना। कॉस्ट क्यों कम होगी, कि आप पेस्टिसाइड के ऊपर में डिपेंडेंस जो है, जो फर्टिलाइजर के ऊपर में जो डिपेंडेंस है, वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। प्लस में जो सॉइल के ऊपर में, आप देखिए केमिकल तो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा ही ना, उसको क्या होगी उसके अंदर में। प्लस में कई जगह पे ये भी देखा गया कि सॉइल को छोड़िए नुकसान ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर में, कई बार हम प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इतने ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज कर लेते हैं, इतने ज्यादा केमिकल का यूज कर लेते हैं, जो हार्मफुल हो जाता है किसके लिए, जो उसको कंज्यूम कर रहा है। प्लस में वो क्लाइमेट फ्रेंडली भी नहीं है, वो फर्टिलाइजर, वो केमिकल बहकर पानी में जाते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्यों ना एग्रीकल्चर के अंदर में ऑर्गेनिक खेती की जाए, जिसके अंदर में सिंथेटिक जो चीजें उनका क्या किया जाए, यूजेस कम किया जाए, लो एक्सटर्नल इनपुट का यूज किया जाए, रिसाइकलिंग को ज्यादा यूज किया जाए, रीयूज ज्यादा किया जाए। तो 2021 की FIBL सर्वे के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस अगर पूरे विश्व के अंदर में देखा तो 187 कंट्रीज में प्रैक्टिस की जाती है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर में सबसे ज्यादा, फिर अर्जेंटीना, फिर स्पेन, यहां पर एग्रीकल्चर के अगर सेक्टर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा शेयर किसका, ऑर्गेनिक फार्मिंग का होता है। भारत के अंदर में अगर देखा जाए 30% ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स भारत में है, 30%, बट ओनली 2% ऑफ कंट्रीज टोटल नेट सोन एरिया इज अंडर क्या है, आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं नेट सोन एरिया के अंडर में ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितना, 2% एरिया आता है। तो धीरे धीरे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के अंदर में धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, वहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्रीज हो रही है। सिक्किम फर्स्ट कंप्लीट ऑर्गेनिक स्टेट है भारत के अंदर में, जहां पर ऑल इट्स कल्टिवेबल लैंड को उन्होंने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के अंदर में लेकर आए हैं। लेकिन एक और चीज याद रखिएगा, रैपिड और जरूरत से ज्यादा अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ पुश करते हैं तो श्रीलंका में जो क्राइसिस, क्योंकि एक समय पर थोड़े से समय के लिए आपका प्रोडक्शन के ऊपर में भी इंपैक्ट करेगा, तो ग्रेजुअली जाना चाहिए, रादर देन एकदम से आप ये अनाउंस कर दें कि भाई साहब सारा क्या होगा, आज ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, वो क्या करेगा, लास्ट में जाके क्या करेगा, आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। और ऑर्गेनिक जो होता है, आप आजकल कुछ भी सर्च करते हो तो लिखा आता है ना ऑर्गेनिक, यानी कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की भी डिमांड बढ़ गई है। तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड
फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम अपेडा भी बोलते हैं, वो क्या है, नोडल एजेंसी है जो प्रमोट कर रही है एक्सपोर्ट को, किसके, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को, ठीक है। और हमारे देश से जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो बहुत जगह जाती हैं, यूएसए जाती हैं, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, यूके, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, बहुत जगह जाती हैं। और भारत का जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, सोया मील, ऑयल सीड, सीरियल्स, मिलेट, शुगर एंड प्लांटेशन क्रॉप्स, ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं ऑर्गेनिक उसके अंदर है। अब ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट को सर्टिफाई करना कि हाँ ये ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, ऑर्गेनिक जो प्रोसेस है, पूरा जो प्रोडक्शन हुआ है ऑर्गेनिक प्रोसेस से हुआ है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो भी सारी चीज़ों के थ्रू। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। अभी अगर सर्टिफिकेशन रहेगा, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन स्कीम अगर में आपके पास में जितने प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट रहेगा उतनी ज़्यादा क्या रहती है आपके पास में, जो कॉम्पिटिटिवनेस है या फिर जो मार्केट का एक्सेस है वो भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन स्कीम, डेडिकेटेड वेब पोर्टल है जैविक खेती.in, जो क्या करता है, हेल्प करता है फार्मर्स को बेटर प्राइजेस फॉर देयर ऑर्गेनिक प्रोड्यूसेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या क्या चैलेंजेस हैं और उसका क्या क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो कन्वेंशनल जो इनपुट होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ करता है, उस हिसाब से आउटपुट हमें देखने को नहीं मिलता, ये ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में जो टॉप सॉइल है वो डिग्रेड कर रही है, ग्राउंड वाटर लेवल क्या है, लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी लगातार नीचे जा रही है। तो हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें इकोनॉमी में प्रॉफिटेबिलिटी भी तो चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए, फार्मर्स की भी ग्रोथ होनी चाहिए, इसलिए रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज होना चाहिए। इकोनॉमिक लेवल पर अगर देखा जाए, सोसाइटी के लेवल पर अगर देखा जाए, पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज हो रही है, और अगर आप बिना सोचे समझे, बिना जुडिशियल वे के अगर आप क्या करेंगे, रिसोर्सेज का यूज करते रहेंगे, तो वो क्या करेगा, आपके रिसोर्सेज को खत्म कर देगा। और रिसोर्सेज जैसे ही खत्म होंगे वो आपकी फूड्स जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर में भी इम्पैक्ट करेगा। और लास्ट, आप अगर इतना ही ज़्यादा इसी तरीके से इस्तेमाल करते रहेंगे तो एनवायरनमेंट के ऊपर भी क्या पड़ता है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए रिसोर्सेज का सही से यूज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या क्या किया जा सकता है, क्रॉप रोटेशन पहले सही होता था, एक क्रॉप फिर दूसरे बीच में दूसरी क्रॉप, फिर क्रॉप दूसरी। अभी क्या है, क्योंकि पैसा, एमएसपी, ये सब चीज़ें हैं, तो कॉन्टिन्यूस एक ही क्रॉप को उगाया जाता है। तो क्या करता है, मोनोकल्चर जो है, यानी कि खेती के अंदर में सिर्फ एक ही फसल को लगातार उगाते रहना, वो क्या करता है, आपके सॉइल को डिग्रेड कर देता है, ठीक है। तो आप वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को यूज कर सकते हैं, वाटर और एनर्जी एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक को यूज कर सकते हैं, आप टिलेज, जिससे क्या आप ज्यादा जुताई ना करें, जिससे क्या होगा, इरोजन कम होगा, सॉइल हेल्थ इंप्रूव होगी। डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सीड को जो सॉइल है उसके अंदर में डाल सकते हैं, ठीक है। आप इंटीग्रेटेड लाइफ स्टॉक एंड क्रॉप्स, यानी कि जो पशुपालन है उसको भी इसके अंदर में लेकर आए। एग्रो फॉरेस्ट्री हमने अभी देखा, उसको आप कर सकते हैं, प्लांटिंग ट्रीज क्रॉप्स के साथ में, जो सॉइल को क्या करेगा, कवर देगा। उसके जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करेंगे, सॉइल को कवर देंगे, जिससे इसका इरोजन नहीं होगा, वाटर का मॉइस्चर इसमें क्या रहेगा, इसमें ट्रैप रहेगा, ठीक है। ग्रो द कवर क्रॉप्स, आप साथ में क्या है, कवर क्रॉप्स को उगा सकते हैं, जो सॉइल इरोजन को रोकेगा, एक तरह से प्रोटेक्टर के रूप में काम करेगा। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। तो इससे हम क्या करेंगे, जो हमारी एग्रीकल्चर है उसको आप सस्टेनेबल बना सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक क्या था कि एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिसेस हैं या जो हमारा एग्रीकल्चर उसको कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और ये वाला सेशन आपको अच्छा भी लगा होगा। तो आज वाले सेशन में इतना ही, आगे हम फिर अगस्त महीना, फिर उसके अंदर सितंबर महीने उसकी भी योजना और कुरुक्षेत्र लेकर आएंगे। लेकिन ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है, PRT लाइव कोड यूज़ करके आप इसमें एनरोल करिए, आप इसकी PDF यहाँ पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।